एपिसोड 42। लेकिन फैंग चेन ने उनकी ओर देखा और ठंडे स्वर में कहा, मत जाओ, फिर तुम मर जाओगे। ये सुनने के बाद इन लोगों में और अधिक चिल्लाने की हिम्मत नहीं रही और वे केवल ईर्ष्या से उन लोगों को देख सकते थे जो पीछे रह गए थे। उनके दिल पश्चाताप से भर गए। जो लोग पीछे रह गए वे बहुत खुश और गौरवान्वित थे। बहुत जल्दी खुश मत हो जाओ, फैंग चेन ने ठंडे स्वर में कहा। यदि तुम्हारे कारण पशु वश में करने वाला संप्रदाय अराजकता में पड़ता है या यदि कोई गिरोह बनाता है तो मैं वापस आने पर उन सभी को मार डालूंगा। इन लोगों की मुस्कुराहट तुरंत गायब हो गई और उन्होंने हाँ कह दिया। लुओ हुआ। फैंग चेन ने लुओ हुआ को वापस बुलाया। मास्टर, मैं यहाँ हूँ। लुओ हुआ फैंग चेन के सामने आया और आदरपूर्वक झुका। फैंग चेन ने कहा, आज से आप उनके स्वामी हैं। मैं आपको 3 राक्षस दूंगा और आपके पास जीवन और मृत्यु की शक्ति होगी। मैं बस इतना चाहता हूं कि आप जानवरों को वश में करने वाले संप्रदाय का अच्छी तरह से प्रबंधन करें। क्या आप ऐसा कर सकते हैं? लुओ हुआ का नाजुक शरीर थोड़ा कांप उठा और उसने भारी स्वर में सिर हिलाया। मैं कर सकती हूँ। फैंग चेन ने सुनहरे अंडे को देखा। सुनहरे अंडे ने स्वाभाविक रूप से समझ लिया कि फैंग चेन ने क्या कहा और 3 स्तर 4 राक्षसों से बड़बड़ाती आवाज में बात की। चौथे स्तर के 3 राक्षस लुओ हुआ के सामने आए और बहुत सम्मानपूर्वक पेश आए। जब अन्य लोगों ने ये देखा तो वे सभी ईर्ष्या से लुओ हुआ को देखने लगे। अब मैं तुम्हें एक काम दूंगा। फैंग चेन ने सभी की ओर देखा और कहा, वापस जाने के बाद जांच करें कि आपके पिछले मालिकों के पास कितने खजाने हैं और वे कहाँ छिपे हैं। फिर एक सूची बनाएं और इसे लुओ हुआ को दें। हाँ, सभी ने सहमति जताई। ऐसी स्थिति में तो फिर अलग हो जाओ और अपना अपना काम करो। हाँ, सभी ने आदरपूर्वक सिर झुकाया और फिर अपने अपने काम पर चले गए। जिन लोगों ने छोड़ना चुना उन्हें स्वर्ण अंडे द्वारा नियंत्रित आत्मिक पशुओं द्वारा पशु प्रधान संप्रदाय से बाहर भेज दिया गया। ये सब करने के बाद जिंदन फैंग चेन की बाहों में गिर गया और गहरी नींद में सो गया। ये देखकर फैंग चेन को पता था कि सुनहरे अंडे बहुत ज्यादा खा लिए गए थे और अब तक उन्हें रोककर रखना आसान नहीं था। उसने सुनहरे अंडे को अपनी बाहों में पकड़ लिया। फिर अपने हाथ की एक लहर से उसने सभी भंडारण बैग, भंडारण छल्ले आदि को एक तरफ रख दिया। वे लोग मर गए लेकिन उनके खजाने उनके साथ गायब नहीं हुए। यद्यपि ये लड़ाई रोमांचक थी फिर भी फैंग चेन बहुत उत्साहित था। विशाल पशु वशीकरण संप्रदाय के कारण सभी खजाने उसके होंगे, वो उत्साहित कैसे न हो सकता है। आपको ये जानना होगा कि जानवरों को वश में करने वाला संप्रदाय एक प्रथम श्रेणी की शक्ति है जो त्यानिक्सु पवित्र संप्रदाय जैसे विशालकाय लोगों के बाद दूसरे स्थान पर है। मेरा मानना है कि संप्रदाय में इतने सारे खजाने होने चाहिए कि आप उन्हें कभी भी खर्च नहीं कर सकते। एक संप्रदाय के संसाधनों के साथ मैं कम से कम सत्य की खोज के दायरे तक पहुंच सकता हूं। फैंग चेन थोड़ा मुस्कुराया, फिर पवित्र पुत्र हॉल में लौट आया। सोने के अंडे को बिस्तर पर रखकर वह खजाने की खोज करने लगा। शिष्य की भंडारण अंगूठी में कुछ भी अच्छा नहीं है। जहां तक आत्मा के पत्थरों की बात है तो कम से कम 2 या 3 से लेकर 10,000 तक हैं। जहां तक अमृत और अन्य चीजों का सवाल है वे सभी निम्न स्तर के हैं और उनका उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। फैंग चेन ने इन बेकार वस्तुओं को एक भंडारण रिंग में जमा कर दिया जिसका इरादा बाद में उन्हें थोक में बेचने का था। फिर उसने बड़े स्तर के भंडारण रिंग को देखा। मुझे कहना होगा कि वह बुजुर्ग बहुत ताकतवर है। उसके पास कम से कम 1 लाख से ज्यादा स्पिरिट स्टोन है, जिसका मतलब है कि वह बहुत अमीर है। इसके अलावा कई उच्च स्तरीय अमृत आदि भी हैं। दुर्भाग्य से उनमें से अधिकांश पशु नियंत्रण से संबंधित अमृत हैं और बहुत कम अमृत हैं जो किसी की अपनी साधना में सुधार कर सकते हैं। लेकिन फिर भी फैंग चेन ने अभी भी उनमें से बहुत सारे एकत्र किए जो सभी उच्च स्तरीय अमृत थे। इसके अलावा यहाँ कई उच्च स्तरीय औषधीय सामग्रियां हैं और उनकी उम्र 100 साल से शुरू होती है। वहाँ काफी सारे जादुई हथियार थे लेकिन उनमें से केवल कुछ ही ऐसे थे जो फैंग चेन को पसंद थे। हालांकि एक जादुई हथियार है जिसे फैंग चेन बहुत महत्व देता है और वह है गुफा स्वर पिंजरा। यह एक जादुई गुफा खजाना है जिसका उपयोग पशु वशीकरण संप्रदाय द्वारा राक्षसों और जानवरों को संग्रहित करने के लिए किया जाता है और इसमें जीवित प्राणी भी रह सकते हैं। पहले क्योंकि सुनहरा अंडा अंडे के आकार का था और बहुत विशेष था, भंडारण रिंग यह नहीं बता सकती थी कि यह एक जीवित चीज है, इसलिए इसे संग्रहित किया जा सकता था। लेकिन अब यह संभव नहीं है। इस गुफा पिंजरे के साथ यह अब कोई समस्या नहीं है।
फैंग चेन ने हजारों गुफा पिंजरों में से सबसे अच्छा पिंजरा चुना, जिसे धन्य भूमि पिंजरा कहा जाता है। ये रोड्स का है और इसके अंदर का स्थान 100 मील जितना बड़ा है। इतना ही नहीं, यह अंदर से एक छोटी सी दुनिया की तरह है, जिसमें सुंदर दृश्य, फूल और पक्षी, नदियां और झरने तथा प्रचुर आध्यात्मिक ऊर्जा है, बिल्कुल स्वर्ग की तरह। चयन करने के बाद फैंग चेन ने अन्य खजानों को देखना जारी रखा। ये है, उसने एक बुजुर्ग के भंडार कक्ष में एक तलवार देखी। तलवार पूरी तरह से रक्त लाल थी और उसकी धार पर आंखों की तरह काले रत्न जड़े हुए थे। जब फैंग चेन ने तलवार पकड़ी तो एक शक्तिशाली राक्षसी ऊर्जा तुरंत बाहर निकली, जो फैंग चेन को निगलने की कोशिश कर रही थी। फैंग चेन को थोड़ा आश्चर्य हुआ, एक और भगवान भक्षण दानव तलवार। उसने ठंडी सांस ली और उसके चारों ओर की राक्षसी ऊर्जा तुरंत बाहर निकल गई, जिससे यह अत्याचारी राक्षसी ऊर्जा पीछे हट गई। फैंग चेन की भयानक राक्षसी ऊर्जा को महसूस करते हुए तलवार थोड़ा कांप उठी और अब और प्रतिरोध करने की हिम्मत नहीं जुटा पाई, पूरी तरह से आत्मसमर्पण कर दिया। और फैंग चेन को भी इस तलवार के बारे में सारी जानकारी है। 9 आंखों वाली दानव तलवार, प्रथम श्रेणी जुबान ग्रेड, स्काईफॉल दानव पत्थर से जाली। उसने तलवार पर हाथ फेरा और मुस्कुराया, मुझे बस एक अच्छी तलवार चाहिए और वह तुम हो। कुछ देर तक उससे खेलने के बाद उसने तलवार रख दी और अन्य लोगों की भंडारण अंगूठियों को देखने लगा। ये कहना होगा कि इनमें से प्रत्येक बुजुर्ग बहुत अमीर है। हालांकि उनमें से अधिकांश अब फैंग चेन के लिए बहुत कम उपयोगी हैं, वे सभी अमूल्य हैं। फैंग चेन की सबसे अधिक रुचि तावीज़ों में थी। उन्हें उनमें से लगभग 1000 ताबीज मिले, लेकिन उनमें से अधिकांश रक्षात्मक ताबीज थे। ये बिल्कुल सामान्य बात है, क्योंकि एक जानवर स्वामी की सबसे बड़ी कमजोरी वह स्वयं है। आखिरकार बीस्टमास्टर ने मूलतः अपने सभी संसाधन आत्मिक जानवरों को दे दिए हैं और वह स्वयं अत्यंत असुरक्षित है। इसलिए जानवरों के सरदार खुद पर अचानक होने वाले हमले से बचने के लिए अधिक रक्षात्मक उपाय तैयार करेंगे। लेकिन इनके अलावा कुछ और भी दिलचस्प तावीज़ हैं। उदाहरण के लिए, हैवी माउंटेन नामक एक तावीज़ का उपयोग करने के बाद वास्तव में दुश्मन पर हमला करने के लिए एक पहाड़ को बुलाया जा सकता है। इसमें एक धीमा करने वाला ताबीज भी है, जिससे मारे जाने वाले व्यक्ति की गति अत्यंत धीमी हो जाएगी तथा प्रतिद्वंद्वी की जादुई शक्तियां भी वैसी ही हो जाएंगी। इसके अलावा एक कुत्ता रूपांतरण करने वाला ताबीज भी है, जो, जैसा कि नाम से पता चलता है, व्यक्ति को कुत्ते में बदल देता है और 2 घंटे तक चलता है। तावीज़ों के अलावा कुछ खजाने भी बहुत खास और दुर्लभ हैं। फैंग चेन को लगता है कि वह उनके साथ 3 दिन और 3 रात खेल सकता है, लेकिन अंत में उन्होंने सब कुछ एक तरफ रख दिया और बाद में धीरे धीरे उनका अध्ययन करने का इंतजार किया। रोड्स की स्टोरेज रिंग की खोज करते समय फैंग चेन को एक मोटी किताब मिली। इस पर 3 अक्षर रिकॉर्ड ऑफ 10,000 बीस्ट्स लिखे थे। जब आप इसे खोलेंगे तो आपको कितियन महाद्वीप के विभिन्न राक्षस दिखाई देंगे और एक रैंकिंग सूची भी होगी। जैसे ही उसने पन्ने पलटे, उसे कुछ राक्षस दिखाई दिए जिनसे वह परिचित था। इनमें से एक वानयान गुइलुओ कीड़ा भी है, जो पहले वानयान ज्वालामुखी में पाया गया था, लेकिन इसकी रैंकिंग केवल 562वीं है। उसने उस अज्ञात राक्षस को भी देखा जिसका सामना उसने पहले त्यानियु दिव्य संप्रदाय के गुप्त क्षेत्र में किया था। इस राक्षस को भी किताबों में दर्ज किया गया और दर्शाया गया। इसे फिलियान हुई जानवर कहा जाता था, जो एक बहुत ही बुद्धिमान राक्षस था। आगे मुड़कर फैंग चेन ने नंबर 1 रैंक वाले राक्षस को देखा, मोमबत्ती ड्रैगन। लेकिन पहले वाले के लिए कोई परिचय नहीं है, केवल 2 शब्द झुलोंग हैं। जहां तक सवाल है कि क्या इस रैंकिंग में सुनहरे अंडे को शामिल किया गया था, फैंग चेन को यह नहीं मिला। लेकिन इसके बारे में सोचो, 10,000 जानवरों का रिकॉर्ड शायद केवल राक्षस जानवरों को रिकॉर्ड करता है, इसलिए ये सामान्य है कि सुनहरे अंडे जैसे पवित्र जानवरों को इसमें दर्ज नहीं किया गया है। फिर उसने किताब रख दी और दूसरी चीजें पढ़ना जारी रखा। रोड्स की स्टोरेज रिंग में बहुत सारी अच्छी चीजें हैं, लेकिन उनमें से बहुत सारी फैंग चेन के लिए उपयोगी नहीं हैं। उनमें से 5वीं और 6ठी स्तर की जुबान ग्रेड मार्शल आर्ट तकनीकों की कई किताबें हैं, लेकिन वे सभी राक्षसों की खेती के लिए हैं, जो फैंग चेन और जिंदन के लिए केक पर आइसिंग की तरह हैं। इसे पढ़ने के बाद फैंग चेन ने खुद को थोड़ा सीधा किया, और भले ही वह तैयार था, फिर भी उसने एक सांस ली। अन्य चीजों को छोड़कर कुल 25.21 मिलियन स्पिरिट स्टोन हैं। उनमें से 70% पुरनियों से आए थे और केवल 30% शिष्यों से आए थे। जहां तक अन्य चीजों का प्रश्न है, वे इतनी बिखरी हुई हैं कि उनका मूल्यांकन करना कठिन है।
लेकिन फैंग चेन को यकीन था कि कीमत निश्चित रूप से 25 मिलियन से कम नहीं होगी। दूसरे शब्दों में, फैंग चेन ने कम से कम 50 मिलियन आत्मा पत्थर प्राप्त किए। लेकिन सबसे बड़ी संपत्ति ये भंडारण छल्ले नहीं है, बल्कि पूरे पशु वशीकरण संप्रदाय में फैली हुई है। हो सकता है इस बार फैंग चेन को अरबों की संपत्ति मिल जाए। इस बार मैं सचमुच अमीर हूँ। फैंग चेन थोड़ा मुस्कुराया। दस्तक दस्तक। दरवाजे पर दस्तक हुई और फैंग चेन ने कहा, अंदर आइए। उसने अभी अभी लुओ हुआ के आगमन को महसूस किया और जान गया कि सूची तैयार हो चुकी है। लुओ हुआ अंदर आया और आदरपूर्वक झुका। गुरु, जानवर नियंत्रण संप्रदाय के सभी शिष्यों और बुजुर्गों के लिए खजानों की सूची बनाई गई है। हालांकि कुछ जगहें ऐसी हैं जहां हम प्रवेश नहीं कर सकते और हमें उनके बारे में पता नहीं है। वाक्य के अंत में वह थोड़ी चिंतित थी। उसे डर था कि अगर फैंग चेन को लगा कि वह ठीक से काम नहीं कर रही है तो वह नाराज हो जाएगी। कोई फर्क नहीं पड़ता कि। लेकिन फैंग चेन ने बस कुछ हल्के से कहा और फिर कहा, पूरा जानवर नियंत्रण संप्रदाय आपके पास छोड़ दिया गया है। क्या आप इसे सुझाने में आश्वस्त हैं? लगभग 18,000 लोगों को एक कमजोर महिला को सौंप दिया गया था। फैंग चेन अभी भी थोड़ा चिंतित था कि लुओ हुआ विरोध नहीं कर पाएगा। लेकिन लुओ हुआ ने दृढ़ता से कहा, मास्टर, चिंता न करें, मैं जानवर नियंत्रण संप्रदाय की रक्षा करूंगा और आपको कभी निराश नहीं करूंगा। लुओ हुआ की दृढ़ निगाह देखकर फैंग चेन ने धीरे से सिर हिलाया। उस मामले में मैं सिर्फ एक बात कहूंगा, जब बंदर को डराने के लिए मुर्गी को मारने का समय आए तो संकोच न करें। हाँ, लुओ हुआ ने भारी स्वर में सिर हिलाया। अगले समय में फैंग चेन ने पशु नियंत्रण संप्रदाय में चीजों की खोज के लिए सूची का उपयोग किया। जब वह अपने खजाने के मंडप में आया तो आध्यात्मिक पत्थरों से भरे कमरे को देखकर फैंग चेन को राहत मिली। अकेले आध्यात्मिक पत्थरों की संख्या करोड़ों में है और अनगिनत खजाने हैं। ये कहा जा सकता है कि फैंग चेन तुरंत लोटियन क्षेत्र का सबसे अमीर आदमी बन गया। कुछ जादुई हथियार फैंग चेन के लिए बहुत उपयोगी हैं, लेकिन फैंग चेन का साधना स्तर बहुत कम है और वे उपयुक्त नहीं हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि जादुई हथियार उच्च स्तर का है या नहीं। यदि बहुत उच्च स्तर के जादुई हथियार को पर्याप्त रूप से विकसित नहीं किया गया है तो ये सक्रिय नहीं होगा और बोझ बन जाएगा। इसलिए फैंग चेन ने सभी खजाने और आध्यात्मिक पत्थरों को तुरंत नहीं हटाया। इसके बजाय उसने उन खजानों और आध्यात्मिक पत्थरों को निकाल लिया जो उसके लिए उपयोगी थे और आध्यात्मिक पत्थरों सहित बाकी को खजाने के मंडप में बरकरार रहने दिया। यहाँ रहना बेहतर है, जिसे बैकअप के रूप में माना जा सकता है। यदि आप इसे भगवान दानव पूर्वज के संरक्षण में यहाँ छोड़ देते हैं तो कोई समस्या नहीं होगी। लेकिन मेरी वर्तमान ताकत के साथ अगर मैं इसे बाहर निकालता हूँ तो मुझे डर है कि यह खतरनाक होगा। आपको आध्यात्मिक पत्थरों को अपनी इच्छानुसार खर्च करने की जरूरत नहीं है। अगर आप ऐसा करेंगे तो आप सिर्फ मौत की तलाश में हैं और आप आसानी से निशाना बन जाएंगे। यहाँ तक कि अगर आप संसाधन खरीदना चाहते हैं तो आपको सतर्क रहना चाहिए। सौभाग्य से जानवर नियंत्रण संप्रदाय के संसाधन फैंग चेन के लिए लंबे समय तक अभ्यास करने के लिए पर्याप्त हैं। चलो पहले झोउ युआन क्षेत्र के चौथे स्तर तक पहुंचते हैं और फिर देवताओं और राक्षसों के शेष अध्यायों का अभ्यास जारी रखने के लिए तलवार भगवान का कुछ खून प्राप्त करते हैं। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। ये सोचकर फैंग चेन ने यहाँ रहना बंद कर दिया और पवित्र पुत्र हॉल में वापस आ गया। अब्बा, जब वह वापस आया तो देखा कि सोने का अंडा पहले से ही जाग रहा था। वह कई दिनों से सो रहा था। ये देखकर फैंग चेन ने कहा, गोल्डन एग, क्या तुम मेरे साथ अभ्यास करना चाहते हो? जिनदान ने अपना सिर हिलाया और कहा, अब्बा, क्या आप अन्य सभी अनियंत्रित राक्षसों को नियंत्रित करने जा रहे हैं? फैंग चेन चौंका। गोल्डन एग ने सिर हिलाया। क्या इसका आप पर कोई बड़ा प्रभाव पड़ेगा? फैंग चेन ने पूछा। जिनदान ने अपना सिर हिलाया और अबा को समझाया। फैंग चेन को अचानक एहसास हुआ, तो बस इतना ही, बस सुनहरी मुहर छोड़ दो। पहले बोझ इतना बड़ा होने का कारण समय की समस्या थी। तभी उसे कुछ ख्याल आया और उसकी आंखें चमक उठी। अगर ऐसा है तो क्या भविष्य में मेरे पास आध्यात्मिक जानवरों की एक सेना नहीं होगी? गोल्डन एग ने गर्व से सिर हिलाया। फैंग चेन ने फिर पूछा, तो क्या भविष्य में जब आप बाहर जाएंगे तो आप और अधिक राक्षसों को वश में कर पाएंगे? यदि ऐसा है तो भले ही उसकी साधना कमजोर हो, फिर भी वह लोटियन संप्रदाय में बगल में चल सकता है। जिनदान ने अपना सिर हिलाया और अबा को समझाया। तुम्हारा मतलब यह है कि राक्षस जानवर आध्यात्मिक जानवरों से अलग होते हैं?
आत्मिक जानवरों को पूरी तरह से वश में किया जाना चाहिए ताकि तुम उन्हें आसानी से वश में कर सको। लेकिन राक्षस जानवर बेहद जंगली होते हैं और उन्हें वश में करना बेहद मुश्किल होता है जब तक कि उन्हें ताकत से दबाया न जाए। ये सुनकर फैंग चेन को थोड़ी निराशा हुई, लेकिन आत्मिक जानवरों के उस समूह के साथ भी वह अभी भी बेहद शक्तिशाली था। तो फिर यह आपके लिए कठिन है, उन्होंने कहा। गोल्डन एग ने गर्व से सिर हिलाया, फिर प्रकाश में बदल गया और चला गया। फैंग चेन जमीन पर पैर मोड़कर बैठ गया और अभ्यास करने लगा। बाहरी दुनिया में पशु नियंत्रण संप्रदाय का विनाश तेजी से फैल गया। सभी दिशाओं से शक्तिशाली अधिकारी एक के बाद एक आए, ये जानने के लिए कि पशु नियंत्रण संप्रदाय को कौन नष्ट कर सकता है। और जब उन्होंने अपने पशु नियंत्रण संप्रदाय को रक्त लाल रंग की बाधा से घिरा हुआ देखा तो उनके भाव और भी तीव्र हो गए। सबसे पहले जो लोग आने की हिम्मत कर रहे थे वे आसपास के दलों से शक्तिशाली ताकतें थीं। उनका मूल उद्देश्य ये पता लगाना था कि क्या जानवर नियंत्रण संप्रदाय वास्तव में नष्ट हो गया है। लेकिन जब उन्होंने रक्त लाल अवरोध देखा तो उन्हें अचानक समझ में नहीं आया कि क्या करें। जो लोग बाधा के पास पहुंचने का साहस करते हैं उन्हें कोई खतरा नहीं होता, लेकिन फिर भी किसी ने हमला करने की हिम्मत नहीं की। यदि पशु नियंत्रण संप्रदाय वास्तव में नष्ट हो गया है तो क्या वे अपनी इच्छानुसार उन्हें उकसाकर उनके पदचिन्हों पर नहीं चलेंगे। ऐसे ही अधिकाधिक शक्तिशाली लोग इकट्ठे हुए। वे सभी एक ही पार्टी के अधिपति थे, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हुई कि आगे बढ़कर उन्हें उकसाए। इस दिन तक शून्य में एक पुल दिखाई दिया और एक व्यक्ति पुल पर कदम रखा और धीरे धीरे आ गया। वह बहुत धीरे धीरे चल रहा था, लेकिन एक ही कदम में वह कई मील दूर था और कुछ ही सांसों में वह पशु नियंत्रण संप्रदाय के सामने पहुंच गया। आगंतुक लंबे सफेद कपड़े पहने हुए था, उसके चेहरे पर तलवार जैसी भौहें और चमकीली आंखें थीं और उसके चेहरे पर मुस्कान थी। वह लगभग 27 या 8 साल का था और वह सीधा दिख रहा था। जब सभी तरफ से शक्तिशाली अधिकारियों ने अपने सामने व्यक्ति को देखा तो उनके भाव थोड़े बदल गए और उन्होंने सम्मानपूर्वक सलाम किया। हम पवित्र संप्रदाय मास्टर से मिले हैं। उसके सामने खड़ा युवक झाओ पिंगफान है, जो त्यानिक्स्यू पवित्र संप्रदाय का नेता और झाओ शिमाई का दादा है। साथ ही ताओवादियों, विनम्र होने की कोई आवश्यकता नहीं है। झाओ पिंगफान के चेहरे पर दयालु मुस्कान थी और वह मनुष्यों और जानवरों के लिए हानिरहित लग रहा था। लेकिन इस बात से कोई भी वास्तव में शांत नहीं हुआ। सामने वाला व्यक्ति उतना दयालु नहीं था जितना वह ऊपर से दिखाई देता था। हर कोई जानता है कि उसके तरीके निर्दयी हैं और वह हत्या करने में निर्णायक है। झाओ पिंगफान ने कहीं शून्य में देखा और मुस्कुराते हुए कहा, भाई यान, जब तुम यहाँ हो तो छिपना क्यों? बाहर आओ। ये सुनकर सबके दिल कांप उठे। केवल एक ही व्यक्ति है जिसे झाओ पिंगफान द्वारा फेलो ताओवादी ज्वाला कहा जा सकता है। वह लुतियान क्षेत्र में एकमात्र व्यक्ति है जो त्यानिक्स्यू पवित्र संप्रदाय जेहो शेनशान में अन्य प्रमुख संप्रदाय के साथ प्रतिस्पर्धा कर सकता है। जहां तक उपनाम यान का सवाल है, जिसे झाओ पिंगफान द्वारा भाई यान भी कहा जाता था, केवल जेहो पर्वत का मालिक यान मियाओ था। एक ठंडी खर्राटे सुनाई दी और अगले ही पल शून्यता स्वाभाविक हो गई और एक विशाल आकृति आग की लपटों से बाहर निकली। यह एक मध्यम आयु वर्ग के चाचा थे जिनका चेहरा चौकोर और रूप रंग राजसी था। जादुई बात यह थी कि उसके बाल धधकती लपटों से जल रहे थे और उसका मजबूत और विशाल आकार पौराणिक अग्नि देवता जैसा था। मास्टर यानशान से मिलिए। अन्य लोगों ने एक के बाद एक सलामी दी। उनके हृदय में आघात हुआ। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि जानवरों को वश में करने वाले संप्रदाय के मामले में दो शीर्ष लुओतियानेयू प्राणी एक के बाद एक प्रकट होंगे। ऐसा लगता है कि जानवरों को वश में करने वाला संप्रदाय वास्तव में नष्ट हो गया था। यान मियाओ ने सभी तरफ से शक्तिशाली लोगों को नजरअंदाज कर दिया और झाओ पिंगफान से ठंडे स्वर में कहा, भाई झाओ, आप कैसे हैं? झाओ पिंगफान ने मुस्कुराते हुए कहा, भाई यान भी, बेकार की बकवास मत करो। तुम और मैं एक ही उद्देश्य से यहाँ हैं। तुम पूछो या मैं पूछूं? यान मियाओ ने कहा। झाओ पिंगफान मुस्कुराया और कहा, भाई यान को पूछना चाहिए। यान मियाओ ने ठंडी सांस ली। बूढ़ा काया जो मौत से डरता है। फिर यान मियाओ ने जानवर वश में करने वाले संप्रदाय की ओर देखा और कहा, मास्टर दानव पूर्वज, कृपया मुझसे फिर से मिलें। क्या बात? जानवर वश में करने वाले संप्रदाय में मास्टर दानव पूर्वज की आवाज फिर से सुनाई दी। यान मियाओ ने भी बहुत स्पष्ट रूप से कहा, मुझे नहीं पता कि मास्टर दानव पूर्वज ने संप्रदाय को क्यों नष्ट कर दिया। जब ये कहा गया तो सभी लोग चौंक गए। क्या यान मियाओ का मतलब यह नहीं था कि यह मास्टर दानव पूर्वज था जिसने संप्रदाय को नष्ट कर दिया था?
लेकिन मास्टर दानव पूर्वज ने हजारों सालों से जानवरों को वश में करने वाले संप्रदाय की रक्षा की है। वह ऐसा कैसे कर सकता है? लेकिन जल्द ही किसी को एहसास हुआ कि मास्टर डेमन पूर्वज के साथ बीस्ट टैमिंग सेक्ट को कैसे नष्ट किया जा सकता है। केवल एक ही व्यक्ति जिसे नष्ट किया जा सकता था, वह था मास्टर डेमन पूर्वज खुद। सभी ने ठंडी हवा में सांस ली। पशु वशीकरण संप्रदाय को क्या हो गया कि मास्टर दानव पूर्वज ने स्वयं संप्रदाय को नष्ट कर दिया? क्या ये सचमुच एक व्यक्ति के कारण है जैसा कि किंवदंती कहती है? राक्षस पूर्वज ने हल्के से कहा, मैंने संप्रदाय को क्यों नष्ट किया? क्या मुझे तुम्हें बताने की जरूरत है? यान मियाओ का मुंह फड़क उठा। झाओ पिंगफान मुस्कुराया लेकिन कुछ नहीं बोला। अन्य लोग तो सांस लेने की भी हिम्मत नहीं जुटा पाए तथा केवल अपना सिर नीचे झुकाकर ये दिखावा कर सके कि उन्होंने कुछ भी नहीं सुना। लुओ त्यानेयू में केवल 2 लोग थे जिन्होंने यान मियाओ का सामना करने की हिम्मत नहीं की, झाओ पिंगफान और उसके सामने राक्षस पूर्वज। वे तीनों उस स्तर पर थे, इसलिए राक्षस पूर्वज को स्वाभाविक रूप से यान मियाओ के चेहरे की परवाह करने की आवश्यकता नहीं थी। यान मियाओ ने फिर पूछा, क्या ये वास्तव में एक किशोर की वजह से हुआ है जैसा कि बाहर आए उन लोगों ने कहा? जो लोग बाहर आए वे ही अंदर की स्थिति को जानते थे और स्वाभाविक रूप से वे खुफिया जानकारी के लिए सबसे अच्छा विकल्प बन गए। लेकिन इन शक्तिशाली लोगों को कोई दया नहीं आई और उन्होंने सीधे स्मृति निकालने का सबसे क्रूर तरीका चुना और वह सब कुछ जान लिया जो वे जानना चाहते थे। और जिन नश्वर लोगों की स्मृतियां निकाली गईं, वे स्वाभाविक रूप से मृत थे। किसी भी चूक को रोकने के लिए जो लोग सामने आए उनकी यादों की जांच की गई और कोई भी जीवित नहीं था। ये लुओ त्यानेयू है, नश्वर चींटियों की तरह हैं। उन्होंने उन लोगों की यादों में एक युवक का चित्र देखा। यह अफसोस की बात है कि इन लोगों की याददाश्त के साथ छेड़छाड़ की गई है। वे उस युवक की शक्ल सूरत साफ नहीं देख पा रहे हैं और न ही वे ये जानते हैं कि वह कौन है। मैंने कहा, इस मामले का आपसे कोई लेना देना नहीं है। भगवान दानव पूर्वज ने फिर से ठंडे स्वर में कहा, यदि आप फिर से नहीं जाते हैं तो मुझे असभ्य होने के लिए दोष न दें। बात करने का समय। एक राक्षसी शैतानी ऊर्जा फूट पड़ी। कई लोगों के हाव भाव थोड़े बदल गए और उन्होंने तुरंत प्रतिरोध करने के लिए अपनी जादुई शक्तियों का इस्तेमाल किया। केवल झाओ पिंगफान और यान मियाओ ही शांत दिखे और उन पर किसी भी तरह का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। लेकिन ये देखकर कि दानव पूर्वज कुछ भी कहने से इनकार कर रहा है, दोनों ने धीरे से आह भरी। इस मामले में हम अब भगवान दानव पूर्वज को परेशान नहीं करेंगे। वास्तव में अब उन दोनों ने ये निर्धारित कर लिया था कि दानव पूर्वज एक व्यक्ति के लिए संप्रदाय को नष्ट कर रहा था, जिससे वे इस बात को लेकर उत्सुक हो गए कि यह व्यक्ति कौन था और उसके पास दानव पूर्वज को कार्रवाई करने के लिए मजबूर करने की इतनी महान क्षमता कैसे थी। लेकिन ये स्पष्ट था कि वे दानव पूर्वज से समाचार प्राप्त नहीं कर सकते थे, इसलिए उन्हें कोई दूसरा रास्ता खोजना पड़ा। उस स्थिति में भगवान दानव पूर्वज, कृपया मेरी छुट्टी ले लो। झाओ पिंगफान ने अपने हाथ सौंप दिए और जाने के लिए तैयार हो गया। और जब वह जाने वाला था तो उसने अचानक दूरी पर प्रकाश की एक किरण को तेजी से गायब होते देखा। ये देखकर उसने अपना सिर थोड़ा हिलाया और मन ही मन कोसा, ये लड़की फिर से बाहर भाग गई। बस क्यूशु सम्मेलन जल्द ही आ रहा है, इसलिए उसे बाहर खेलने दो। तुरंत ही वह शून्य पुल पर चढ़ गया और चला गया। यान मियाओ ज्यादा देर तक नहीं रुका और अलविदा कहकर चला गया। ये देखकर अन्य शक्तिशाली लोग भी एक के बाद एक चले गए, लेकिन पशु नियंत्रण संप्रदाय के बाहर अभी भी कई लोग थे। उन्होंने पशु नियंत्रण संप्रदाय पर नजर रखी कि कहीं कोई बाहर तो नहीं आया है। इस समय फैंग चेन अभी भी अपनी आंखें बंद करके अभ्यास कर रहा था। अचानक उसकी आभा बढ़ गई और उसका शरीर फिर से घूमने लगा। झो युआन दायरे के चौथे स्तर पर सफलता। लेकिन यह वापसी सिर्फ इतनी ही नहीं थी। अनंत अवसरों के साथ फैंग चेन का भौतिक शरीर लगातार 2 क्षेत्रों को पार करते हुए अस्थि शोधन क्षेत्र के 6ठे स्तर पर पहुंच गया। ड्रैगन हाथी कला भी सफलतापूर्वक 3रे स्तर तक पहुंच गई। अचानक फैंग चेन के पीछे दाव की आभा बढ़ गई और मुट्ठी शब्द प्रकट हुआ। ये 7वां ताओवादी ग्रंथ है जिसे उन्होंने ड्रैगन एलिफेंट तकनीक का अभ्यास करते समय सीखा था। उसने धीरे से अपनी आंखें खोली और खुद में बदलाव महसूस किया। वह संतुष्ट था, लेकिन साथ ही उसे थोड़ा शारीरिक दर्द भी महसूस हो रहा था। इस बार मैंने केवल एक छोटे से क्षेत्र को तोड़ा, लेकिन एक छोटे से क्षेत्र को तोड़ने के लिए दूसरों की तुलना में 100 गुना अधिक संसाधनों का उपभोग किया। और जैसे जैसे मेरी साधना का स्तर सुधरता जा रहा है, देवताओं और राक्षसों का शरीर अधिक शक्तिशाली होता जा रहा है
और आवश्यक संसाधन संभवतः एक भयावह स्थिति तक पहुंच जाएंगे। भले ही जानवर नियंत्रण संप्रदाय के पास बहुत सारे संसाधन हैं, मुझे डर है कि यह इसे लंबे समय तक बनाए रखने में सक्षम नहीं होगा। ये सोचकर वह कड़वी मुस्कान के बिना न रह सका। देवताओं और राक्षसों का उसका शरीर एक अथाह गड्ढे के समान है, और चाहे वह इसे कितना भी भर ले, वह कभी संतुष्ट नहीं होता। लेकिन इस समय शरीर के अंदर का छोटा टावर थोड़ा हिल गया और 12वीं मंजिल खुल गई। आखिरकार यह चालू हो गया। फैंग चेन इतना खुश हुआ कि उसने इसके बारे में सोचना बंद कर दिया और छोटे टावर की 12वीं मंजिल में प्रवेश कर गया। 12वां स्तर स्वाभाविक रूप से अभी भी तलवार भगवान का स्तर था। फैंग चेन बॉक्स के पास आया और उसे खोला। तलवार देवता के खून की 30 बूंदें बक्से से बाहर निकली और तुरंत उसके शरीर में प्रवेश कर गईं। उसके आगे ऊर्जा का एक गोला है, और यह ऊर्जा सीधे फैंग चेन के शरीर में प्रवेश कर गई, इससे पहले कि वह इसे स्पष्ट रूप से देख पाता। फैंग चेन को पहले से ही इसकी आदत थी। हर बार जब जियाओटा उसे कुछ देता तो वह उसे अपने शरीर में घुसाने से पहले कभी नहीं पूछता कि वह सहमत है या नहीं। ऊर्जा फैंग चेन के शरीर में प्रवेश कर गई और चेतना के समुद्र में आ गई। जल्दी से रास्ते से हट जाओ। अचानक एक स्मृति जो फैंग चेन से संबंधित नहीं थी, उसकी चेतना के सागर में चमक गई, जिससे फैंग चेन को अपने सिर में झुंझुनी महसूस हुई। सौभाग्य से फैंग चेन अब पहले जैसा व्यक्ति नहीं रहा। हालांकि ये दुख देता है, लेकिन यह उसके लिए कुछ भी नहीं है। जल्द ही स्मृति पूरी तरह से चेतना के समुद्र में एकीकृत हो गई, और फैंग चेन को भी पता था कि यह क्या था। 8वीं कक्षा के दिव्य कीमियागर की विरासत। वह बहुत खुश हुआ। यह विरासत किसी साधारण कीमियागर की नहीं, बल्कि एक दिव्य कीमियागर की है। यद्यपि दोनों के बीच केवल एक शब्द का अंतर है, फिर भी वे एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। दिव्य कीमियागर अमृत को परिष्कृत करने के लिए पूरक के रूप में दिव्य शक्ति का उपयोग कर सकता है, और परिष्कृत अमृत का प्रभाव बिना दिव्य शक्ति वाले अमृत से कम 2 गुना अधिक होता है। दोगुनी शक्ति। यहाँ तक कि एक कीमियागर द्वारा परिष्कृत सबसे बेहतरीन अमृत भी फैंग चेन द्वारा परिष्कृत साधारण जादुई अमृत की तुलना में नहीं हो सकता है। यही अंतर है। जाओ और इसे आजमाओ और देखो कि यह कैसे काम करता है। फैंग चेन कमरे में वापस आया, एक कीमिया भट्टी निकाली और उसे परिष्कृत करना शुरू कर दिया। जहाँ तक सामग्री की बात है, तो उसे ढूंढने की जरूरत नहीं है, यहाँ बहुत सारी सामग्री उपलब्ध है। इसलिए उन्होंने शोधन कार्य शुरू कर दिया। हालांकि जादुई अमृत साधारण अमृतों की तुलना में कई गुना अधिक प्रभावी है, और इसका शोधन भी साधारण शोधन तकनीकों की तुलना में अधिक कठिन है। लेकिन फैंग चेन, जिसे स्मृति विरासत में मिली है, वह इसे बहुत आसानी से परिष्कृत कर सकता है, जैसे कि उसके पास मांसपेशियों की स्मृति हो। इसके अलावा वह केवल 5वें स्तर के अमृत का ही शोधन कर रहा था, इसलिए उसने इसे शीघ्रता से सफलतापूर्वक परिष्कृत कर लिया। जब अमृत तैयार हो जाएगा तो उसकी सतह पर आकर्षण आ जाएगा और वह चमकने लगेगी। अपने हाथ में अमृत को देखते हुए फैंग चेन ने बिना किसी हिचकिचाहट के उसे ले लिया। अचानक उसके शरीर से एक मजबूत औषधीय शक्ति उत्सर्जित हुई, जो साधारण औषधीय गोलियों की तुलना में 3 गुना अधिक शक्तिशाली थी। फैंग चेन बहुत खुश हुआ। यदि सभी सामग्रियों को जादुई अमृत में परिष्कृत कर दिया जाए, तो क्या इसका मतलब यह नहीं होगा कि मैं यहाँ संसाधनों को 2 गुना कर सकता हूँ? लेकिन जल्द ही उनका उत्साह खत्म हो गया। ऐसा कहने के बाद मुझे नहीं पता कि मुझे इसे अकेले ही परिष्कृत करने में बंदर के वर्ष तक का समय लगेगा। मुझे क्यूशु सम्मेलन में भी भाग लेना है, लेकिन मेरे पास हर समय अमृत को परिष्कृत करने का समय नहीं है। उसने आह भरी। इसी समय दरवाजे के बाहर से एक सुनहरी रोशनी अंदर आए और सुनहरा अंडा वापस आ गया। अब्बा। वापस आने के बाद जिनदान बहुत घबराया हुआ था और अबा के बारे में बात कर रहा था। जिनदान की बात सुनने के बाद फैंग चेन की अभिव्यक्ति भी थोड़ी बदल गई। कुछ समय पहले लोटियन क्षेत्र के सभी महान स्वामी आए थे। क्या उन्होंने पशु नियंत्रण संप्रदाय को घेर लिया था? जिनदान ने बार बार सिर हिलाया और बात करते रहे। अगले शब्द सुनकर फैंग चेन ने राहत की सांस ली। सौभाग्य से भगवान दानव पूर्वज ने कार्रवाई की, अन्यथा यह एक बड़ी मुसीबत होती। लेकिन हम अब यहाँ और नहीं रह सकते, और हमें जल्द से जल्द यहाँ से चले जाना होगा। वे लोग निश्चित रूप से बाहर से जानवर नियंत्रण संप्रदाय की निगरानी करेंगे। अगर भगवान दानव पूर्वज से बचने और उसका पता लगाने का कोई गुप्त तरीका है, तो यह वास्तव में परेशानी भरा होगा। इस समय फैंग चेन को स्टोरेज रिंग में कुछ आवाज महसूस हुई।
उन्होंने अपनी आध्यात्मिक चेतना से जांच की और पाया कि यह झाओ शिमाई द्वारा उन्हें दिया गया लुओशेन आदेश था। लुओशेन टोकन निकालते हुए अचानक एक आवाज सुनाई दी, मेंगचेन मेंगचेन। मुझे पता है कि आप जानवर नियंत्रण संप्रदाय के पास हैं, लेकिन ये टोकन केवल आपके अनुमानित स्थान को निर्धारित कर सकता है। मुझे नहीं पता कि आप कहाँ हैं। मैं बोबू शहर में हूँ। आपका इंतजार कर रहा हूँ, चलो मिलते हैं। गेहूं। फैंगचेन ने स्वाभाविक रूप से पहचान लिया कि यह मेयर की आवाज थी। एक पल सोचने के बाद उसने मन ही मन सोचा, वहां जाना अच्छा है और लुओटियानियों से एक परिचित का यहाँ आना अच्छा रहेगा। ये सोचते हुए उसने जिनदान से कहा, जिनदान, चलो भगवान दानव पूर्वज से मिलते हैं और फिर जाने की तैयारी करते हैं। गोल्डन एग ने सिर हिलाया। एक व्यक्ति और एक जानवर नियंत्रण संप्रदाय के निषिद्ध क्षेत्र में आए। सप्ताह के दिनों में केवल कुछ विशिष्ट लोग ही यहाँ आ सकते हैं, लेकिन फैंगचेन के लिए यह भी रोक टोक है। निषिद्ध क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद आसपास का संसार अचानक अंधकार में धुंधला हो गया तथा दृश्यता अत्यंत कम हो गई। यहाँ तक कि अगर फैंगचेन आत्मा दानव आंख का उपयोग करता है तो ये बहुत प्रभावित होगा। और जब वे न जाने कितनी देर तक चलते रहे तो एक आवाज धीरे से सुनाई दी, क्या तुम जा रहे हो? यह आवाज भगवान दानव पूर्वज की है। फैंगचेन ने घने कोहरे की गहराई में देखा, जहां दो बड़ी रक्त लाल आंखें थीं और कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। उसने आदरपूर्वक प्रणाम किया। हाँ, भगवान दानव पूर्वज, मैंने सोचा था कि आप 10 साल तक यहाँ रहेंगे। आखिरकार यहाँ के संसाधन केवल आपके हैं, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप इतनी जल्दी चले जाएंगे। ऐसा लगता है कि आप अपनी वर्तमान स्थिति तक पहुँचने के लिए सिर्फ किस्मत पर निर्भर नहीं हैं। मास्टर डैमन पूर्वज ने कहा। फैंगचेन ने कहा, यहाँ वास्तव में बहुत सारे संसाधन हैं, लेकिन खुद को बेहतर बनाने के लिए बार बार जीवन और मृत्यु के अनुभव से गुजरना पड़ता है। केवल वे ही मजबूत होते हैं जो इस तरह से बड़े होते हैं। ये बात उसके गुरु त्यान्यांगजी ने उसे बताई थी और उसने इसे हमेशा ध्यान में रखा। खूब कहा है। लॉर्ड डैमन एंड सिस्टर ने फैंगचेन को थोड़ा और ऊपर से देखा और फिर जिंदन को देखा। यंग मास्टर का आपका पीछा करना बुरा नहीं है, लेकिन आपको यंग मास्टर की अच्छी देखभाल करनी होगी। अगर यंग मास्टर में कोई कमी है तो मैं उसका ख्याल रखूंगा। मैं व्यक्तिगत रूप से आपका शिकार करूंगा। जैसे ही ये शब्द निकले, एक भयानक दबाव ने तुरंत फैंगचेन को घेर लिया, जिसमें एक भयानक हत्या का इरादा भी शामिल था। चिंता मत करो भगवान दानव पूर्वज। फैंगचेन ने इस भयानक दबाव का विरोध किया और कहा, मैं जिनदान को कभी कुछ नहीं होने दूंगा। अबा, गोल्डन एग भी जोर जोर से चिल्लाने लगा, साथ में जीवन और मृत्यु के बारे में बात करने लगा। ये देखकर भगवान दानव पूर्वज ने अपना दबाव वापस ले लिया। उसने कहा, ऐसी स्थिति में चलो, यदि भविष्य में तुम्हें कोई ऐसी समस्या आए जिसका समाधान न हो सके तो तुम मेरे पास आ सकते हो। युवा स्वामी की खातिर मैं तुम्हारे लिए कुछ बार कार्रवाई कर सकता हूँ। फैंगचेन बहुत खुश था, इस मामले में तो उसे एक समर्थक मिल गया होगा, और यह समर्थक लुओटियन क्षेत्र में शीर्ष अस्तित्वों में से एक है। धन्यवाद भगवान दानव पूर्वज। फैंगचेन ने उन्हें धन्यवाद दिया। लॉर्ड डैमन एंड सिस्टर ने कहा, बाहर बहुत सारी मक्खियां घूर रही हैं। मुझे डर है कि जैसे ही आप बाहर जाएंगे लोग आपको घूरेंगे। खैर, बीस्ट कंट्रोल सेट के दक्षिण पूर्व में एक हॉल में एक टेलीपोर्टेशन एरे है जो सीधे बाहर की ओर ले जा सकता है। ये टेलीपोर्टेशन एरे केवल रोड्स और 2 या 3 अन्य लोगों को पता है कि यह बिल्कुल सुरक्षित है, इसलिए वहां से चले जाएं। हाँ, फैंगचेन ने कहा, ठीक है, अगर तुम्हारे पास करने को कुछ और नहीं है तो बस बाहर निकल जाओ, मैं सोता रहूंगा। ऐसा कहने के बाद भगवान दानव पूर्वज ने फैंगचेन को नजरअंदाज कर दिया, धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कर ली और गहरी नींद में सो गए। ये देखकर फैंगचेन भी जिनदान के साथ निषिद्ध क्षेत्र से बाहर चला गया। पवित्र पुत्र हॉल में वापस आकर फैंगचेन ने लुओहुआ को बुलाया। मालिक से मिलो। कुछ दिनों तक एक दूसरे से न मिलने के बाद लुओहुआ में बहुत बदलाव आया है। वह अब पहले जैसी कमजोर नहीं रही और उसका स्वभाव थोड़ा और नेता जैसा हो गया है। फैंगचेन ने धीरे से सिर हिलाया, वह लुओहुआ को ऐसा ही चाहता था। उन्होंने कहा, आज से किसी को भी पशु नियंत्रण संप्रदाय से बाहर जाने की अनुमति नहीं है। अब बाहर बहुत से भिक्षु हैं जो देख रहे हैं। आपको पता होना चाहिए कि अगर आप बाहर गए तो क्या होगा, है ना? लुओहुआ का नाजुक शरीर थोड़ा कांप उठा। वह, जो बचपन से ही पशु नियंत्रण संप्रदाय को बेची गई थी, कैसे नहीं जानती थी कि भिक्षु कितने निर्दयी थे।
उसके साथ आए सभी मनुष्यों में से वह एकमात्र जीवित है, और वह केवल इसलिए जीवित है क्योंकि उसके पास कुछ सुंदरता है, और वह इसे भविष्य के पवित्र पुत्र के लिए एक खिलौने के रूप में छोड़ने की योजना बना रही है। वे लोग जो पहले बाहर गए थे उसे कुछ एहसास हुआ। ऐसा लगता है कि तुमने सही अनुमान लगा लिया है और तुम काफी होशियार हो। फैंग चेन ने प्रशंसा भरी नजरों से उसकी ओर देखा। यदि दूसरे पक्ष के पास दानटियन नहीं होता तो वह निश्चित रूप से ताओवादी दुनिया में समृद्ध हो पाता। प्रशंसा के लिए धन्यवाद गुरुजी। लुओ हुआ खुश हुआ और घुटनों के बल बैठ गया। ठीक है, मैंने तुम्हें आज यहाँ बुलाया है क्योंकि मैं जाने वाला हूँ। मुझे उम्मीद है कि जब तुम अगली बार आओगे तो तुम जानवर नियंत्रण संप्रदाय को व्यवस्थित रख पाओगे, लेकिन मुझे निराश मत करना। फैंग चेन ने कहा, मेरे दास को मेरे स्वामी के लिए पशु नियंत्रण संप्रदाय के बारे में आशावादी होना चाहिए। लुओ हुआ का सुंदर चेहरा दृढ़ संकल्प से भरा था। जो कुछ भी कहना था कह दिया गया। अब कुछ और तैयारी करने की जरूरत नहीं है। अब जाने का समय हो गया है। उसने सोने का अंडा उठाया और उसे प्रकाश की किरण में बदल दिया और पवित्र पुत्र हॉल के बाहर चला गया। बधाई हो गुरुजी। लुओ हुआ ने फिर से सलामी दी। अगर तुम मुझे संतुष्ट कर सको तो मैं तुम्हें अगली बार मौका दे सकता हूँ। फैंग चेन की आवाज धीरे धीरे आए और अंततः गायब हो गई। धन्यवाद मास्टर, लुओ हुआ ने फिर से कहा। फैंग चेन की दिशा को देखते हुए, लुओ हुआ हमेशा मास्टर का इंतजार करेगा। फैंग चेन उस मुख्य हॉल में आया जिसका उल्लेख भगवान दानव पूर्वज ने किया था। इस मंदिर का स्थान बहुत गुप्त है और यह एक खतरनाक जगह पर बना है। यदि आप जानवर नियंत्रण संप्रदाय से परिचित नहीं हैं, तो इसे खोजना वास्तव में कठिन है। महल के बाहर एक भूलभुलैया भी है, लेकिन फैंग चेन के लिए ये कुछ भी नहीं है जिसके पास आत्मा स्वर्ग दानव आंख है। भूलभुलैया से गुजरो और मंदिर में आओ। हॉल में और कुछ नहीं है, केवल बीच में एक छोटा सा टेलीपोर्टेशन एरे है। क्या ये टेलीपोर्टेशन सरणी है? ये पहली बार था जब फैंग चेन ने टेलीपोर्टेशन सरणी देखी। तियानडी शहर से लोटियन क्षेत्र तक की अंतिम यात्रा वास्तव में एक टेलीपोर्टेशन संरचना नहीं थी, ये सिर्फ एक ऊपर की ओर स्थानांतरण संरचना थी। वास्तविक टेलीपोर्टेशन सरणी वर्तमान की तरह ही है, जो वास्तव में अंतरिक्ष से जुड़ी हुई है। इस तरह की टेलीपोर्टेशन व्यवस्थाएं लोटियन क्षेत्र में अत्यंत दुर्लभ हैं, तथा प्रत्येक उपयोग के लिए बड़ी मात्रा में ऊर्जा की आवश्यकता होती है। हालांकि इस तरह का एक छोटा टेलीपोर्टेशन एरे केवल 1000 मील की दूरी पर है, इसलिए इसे अधिक ऊर्जा की आवश्यकता नहीं है। एक व्यक्ति और एक पशु टेलीपोर्टेशन सरणी में प्रवेश कर गए। हजारों स्पिरिट पत्थरों का निवेश करने के बाद टेलीपोर्टेशन सरणी अंततः प्रकाशित हो गई। फैंग चेन ने सुनहरे अंडे को गले लगा लिया, टेलीपोर्टेशन के कारण होने वाले चक्कर को सहने के लिए तैयार हो गया। टेलीपोर्टेशन सरणी करीब और करीब आती गई और अंत में वे दोनों एक सफेद रोशनी में लिपटे हुए थे। टेलीपोर्टेशन सरणी में गायब हो गए। जमीन के अंदर पशु नियंत्रण संप्रदाय से 700 मील दक्षिण पूर्व में एक बहुत ही गुप्त टेलीपोर्टेशन तंत्र है। जैसे ही टेलीपोर्टेशन सरणी प्रकाशित हुई, एक सफेद रोशनी ने उसे ढक लिया और अगले ही पल एक आकृति धीरे धीरे प्रकट हुई। वह फैंग चेन थी। जब सफेद रोशनी गायब हो गई तो फैंग चेन ने अपनी आंखें खोली और अपने आसपास के लोगों को सचेत किया। जब उसे यकीन हो गया कि आसपास कोई नहीं है तो उसने राहत की सांस ली। ये टेलीपोर्टेशन सरणी वास्तव में काफी स्थिर है। टेलीपोर्टेशन प्रक्रिया के दौरान मुझे स्थानिक चक्कर का एक निशान भी महसूस नहीं हुआ। फैंग चेन ने मन ही मन सोचा, ये लगभग तुरंत हुआ और फिर यह खत्म हो गया। ये गति इतनी तेज थी कि निचले क्षेत्र का निवासी होने के नाते उसे बहुत धक्का लगा। वह बाहर जाने की जल्दी में नहीं था, लेकिन उसने जिनदान से कहा, जिनदान, आप अगले चरण में इस धन्य भूमि पिंजरे में प्रवेश करेंगे। मैंने इसे आपके लिए आवश्यक संसाधनों से भर दिया है और आप इस अवधि के दौरान इसमें रहेंगे। यदि आप मेरा अनुसरण करना जारी रखते हैं तो जब मैं बाहर घूम रहा हूं तो आप मुझे आसानी से देख सकते हैं। सुनहरे अंडे की शक्ल देखकर लोग आसानी से समझ नहीं पाते कि यह असामान्य है। अगर वह इसका पीछा करता रहा तो यह निश्चित रूप से फैंग चेन के लिए बहुत परेशानी लेकर आएगा। गोल्डन एग ने भी यह बात समझ ली, सिर हिलाया और इस धन्य भूमि के पिंजरे में भाग गया। मैं अब अपना असली चेहरा नहीं दिखा सकता और मुझे नहीं पता कि मेरी पहचान और रूप रंग बाहरी लोगों को पता चला है या नहीं। इसलिए बेहतर होगा कि मैं अपना रूप रंग बदल लूं। ज़ियाओमाई से मिलने के बारे में सोचते हुए वह आखिरकार वैसा ही हो गया जैसा वह पहली बार ज़ियाओमाई से मिलने पर था। जब वे मिले तो कुछ भी समझाने की जरूरत नहीं थी। जमीन से भागने के बाद
फैंग चेन ने जल्दी से दिशा निर्धारित की और बुबू शहर की ओर चल पड़ा। बुबू सिटी, लुतियान्यू में एक समृद्ध शॉपिंग मॉल। ये स्थान कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों से जुड़ा हुआ है और कई साधकों के लिए यह एक दर्शनीय स्थान है, इसलिए यह विशेष रूप से समृद्ध है। जब फैंग चेन अभी भी बुबू शहर से दर्जनों मील दूर था, तो वह कई साधकों को बुबू शहर में आते या जाते हुए देख सकता था। सड़क पर माल की खेप ले जाते हुए कई काफिले चल रहे थे। जल्द ही वह बुबू शहर के गेट के सामने पहुंच गया। इस ऊंचे और राजसी शहर को देखकर फैंग चेन अपने दिल में आह भरने से खुद को रोक नहीं सका। ये दृश्य शेंदोंग्यू के सबसे समृद्ध शहर से भी बेहतर है। फिर फैंग चेन शहर में प्रवेश किया। शहर में बहुत चहल पहल थी, लोग आते जाते रहते थे और आसपास की इमारतें शेंदोंग्यू के शहरों से बहुत अलग थीं, जो लुतियान्यू की अनूठी शैली से परिपूर्ण थीं। फैंग चेन शहर में घूमता रहा और तब उसे एक समस्या का एहसास हुआ। ये बुबू शहर इतना बड़ा है, ज़ियाओमायर मुझे कैसे ढूंढ सकता है? मेंग चेन। जब फैंग चेन सोच ही रहा था, तो उसने एक परिचित आवाज सुनी। उसने अपना सिर घुमाया और देखा कि एक लड़की उसकी ओर दौड़ रही है। लेकिन फैंग चेन को ये बात हैरान कर रही थी कि हालांकि वह लड़की सुंदर लग रही थी और ज़ियाओमायर से कुछ समानताएं रखती थी, लेकिन वह स्पष्ट रूप से ज़ियाओमायर नहीं थी। मेंग चेन, यह मैं हूँ। लड़की फैंग चेन के पास आए और मुस्कुराते हुए बोली। ज़ियाओमायर? फैंग चेन ने अनिश्चितता से पूछा। लड़की ने सिर हिलाया और बोली, मैंने अपना रूप बदल लिया है। तुमने मुझे पहचाना नहीं, है न? मैं वास्तव में आपको पहचान नहीं पा रहा हूँ। जब से मैंने आपको आखिरी बार देखा है, तब से बहुत समय बीत चुका है। आपकी ताकत बहुत मजबूत है। ऐसा लगता है कि आपने विरासत प्राप्त कर ली है। बधाई हो, फैंग चेन ने कहा। भाला देवता की विरासत की बात करते हुए झाओ शिमाई थोड़ा गर्वित था। फिर उसने कहा, मैंने सुना है कि मेरे जाने के बाद गुफा की धन्य भूमि में फैंग चेन ने हत्याओं का सिलसिला शुरू कर दिया। ये वास्तव में घृणित है। सौभाग्य से आप ठीक हैं। ये सुनकर फैंग चेन का मुंह थोड़ा सा फड़क उठा और वह कुछ देर तक समझ नहीं पाया कि क्या कहे। किसी कारण से ज़ियाओमायर को उससे कुछ शिकायत थी, लेकिन वह ये समझ नहीं पाया कि उसने ज़ियाओमायर को कब नाराज कर दिया था। वह केवल इतना ही कह सका, मैं उस समय वहां था। वे लोग फैंग चेन को मारना चाहते थे, इसलिए फैंग चेन ने जवाबी हमला किया, लेकिन उसने उन लोगों को नहीं मारा जिन्होंने उस पर हमला नहीं किया था। मेरी तरफ देखो, मैं ठीक हूँ, है न? झाओ शिमाई ने अविश्वास में सिर हिलाया। सौभाग्य से तुम ठीक हो, अन्यथा मैं उस कमीने को कभी जाने नहीं देता। ये सुनकर फैंग चेन अपने दिल में और अधिक आश्वस्त हो गया कि उसे ज़ियाओमायर को अपनी पहचान नहीं बतानी चाहिए। लेकिन वह इस बात से भी बहुत उलझन में था कि ज़ियाओमायर उसके प्रति इतनी शत्रुतापूर्ण क्यों थी। इसलिए उसने पूछा, तुम फैंग चेन से इतने शत्रुतापूर्ण क्यों हो? क्या कोई है? नहीं, झाओ शिमाई ने इनकार किया। फिर उसने आगे कहा, ठीक है, उसके बारे में बात मत करो, इधर उधर चलो, मेरे पीछे पीछे दादाजी यान के पास आओ। उसने फैंग चेन को खींचा और शहर के बाहर चली गई। तुम शहर क्यों छोड़ना चाहते हो? दादाजी यान शहर के बाहर हैं, शहर के अंदर नहीं। मैं बाद में आपको बुबू शहर घुमाऊंगा, झाओ शिमाई ने समझाया। ये सुनकर फैंग चेन ने कुछ और नहीं कहा और बुबू शहर छोड़ने के लिए मेयर का पीछा किया। 20 मील भागने के बाद शीघ्र ही एक विशाल भवन नजर आया। दोनों हवेली के सामने उतरे और तुरंत ही गेट पर पहरा दे रहे गार्डों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लिया। रुकना! एक गार्ड ने फैंग चेन और अन्य दो से बचने के लिए अपने हाथ में एक भाला पकड़ रखा था। झाओ शिमाई को देखकर एक अन्य वृद्ध गार्ड की आंखें चमक उठी और उसने तुरंत सैल्यूट किया। मिस मेया, आप वापस आ गईं। फिर उसने दूसरे गार्ड को डांटा, रुको, ये परिवार के मालिक की पोती है, गलतियां मत करो। हाँ, गार्ड ने जल्दी से अपनी भाला रख दी। ज़ियाओमायर ने मुस्कुराते हुए पूछा, क्या दादाजी यान यहाँ हैं? हाँ, हम इस समय लॉबी में मेहमानों का स्वागत कर रहे हैं, गार्ड ने जवाब दिया। मेयर ने सिर हिलाया, ठीक है। फिर वह फैंग चेन को यान हवेली में ले गई। इस समय यान हवेली के हॉल में यान परिवार के मुखिया यान झोंग और यान परिवार के सभी वरिष्ठ अधिकारी भी थे, लेकिन वे इस समय काफी बदसूरत लग रहे थे। उसके सामने 7-8 लोग बैठे थे, जिनमें पुरुष, महिलाएं, बूढ़े और जवान सभी थे, लेकिन इस समय वे बहुत गर्वित थे। उसने यान परिवार के बीच के बदसूरत माहौल पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। 27 वर्षीय युवकों में से एक ने गर्व भरे चेहरे के साथ कहा, मैं कहता हूँ, मास्टर यान, आपको इसके बारे में सोचना चाहिए।
जब तक आप हमें लोनशी पर्वत में आध्यात्मिक खदान दे देते हैं, तब तक आप अपनी चीजें वापस ले सकते हैं। टकराना। यान झोंक गुस्से में था, यान परिवार, तुम बहुत दूर मत जाओ। तुमने हमारे यान परिवार की चीजें लूट ली और यहाँ तक कि हमें लोनशी माउंटेन स्पिरिट माइन का आदान प्रदान करने के लिए भी कहा। ये बहुत ज्यादा है, यान परिवार के युवक ने व्यंग्य किया। हम जो लूट रहे हैं वह आपके यान परिवार की चीजें हैं, इसलिए आप क्या कर सकते हैं? क्या आप, यान परिवार, हमारे यान परिवार से लड़ना चाहते हैं? यह अब 10 साल से अधिक पहले नहीं है और मेरे दादाजी अब पूछे गए शिखर में प्रवेश कर चुके हैं। इसके अलावा मेरे यान परिवार के पीछे के लोग ऐसे नहीं हैं जिन्हें आपका यान परिवार अपमानित कर सके। ये व्यक्ति यान परिवार का सबसे बड़ा बेटा यान किंग है। आप, यान झोंक का चेहरा गुस्से से भरा था, लेकिन उसने वास्तव में यान किंग को कुछ भी करने की हिम्मत नहीं की। जब से यान परिवार को बुबू शहर में एक समर्थक मिला है, तब से ये तेजी से विकसित हुआ है और अब यह ऐसी चीज नहीं है जिसका यान परिवार विरोध कर सके। यानजोंग यान परिवार से नहीं डरता, लेकिन वह अपने पीछे के लोगों से सावधान है। यानसोंग ने गुस्से से कहा, जब आपका यान परिवार गिरावट में था, तो यह मेरा यान परिवार था जिसने संकट के दौरान हमारा समर्थन किया था। क्या ये वह तरीका नहीं है जिससे आपका यान परिवार मेरे यान परिवार का कर्ज चुका सकता है? यान किंग जोर से हंसा, उसके चेहरे पर तिरस्कार का भाव था। ये 10 साल से भी अधिक समय पहले की बात है। मास्टर यान, क्या आपको लगता है कि अब इसका उल्लेख करना सार्थक है? यान परिवार, तुम कृतघ्न लोगों का एक समूह हो, योयान परिवार ने गुस्से से कहा। तो क्या हुआ? यान किंग ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, इस दुनिया में कमजोर और मजबूत लोगों का वर्चस्व है। मैं सिर्फ इतना कह सकता हूं कि आपका यान परिवार बेहद मूर्ख है। आप, यान परिवार में हर कोई बेहद गुस्से में था। मैं जल्दी से वहां जाकर उसे टुकड़े टुकड़े करने का इंतजार नहीं कर सकता। सब लोग बैठ जाओ, यानसोंग ने उन्हें रोक दिया। यान परिवार सबसे ज्यादा यही चाहता था कि अब कार्रवाई की जाए। इस तरह वे वैध रूप से यान परिवार पर हमला कर सकते हैं और उसे अपने वश में कर सकते हैं। ये देखकर यान किंग थोड़ा निराश हुआ। वह यहाँ समय बर्बाद करना जारी रखने के लिए बहुत आलसी था और खड़ा हुआ और बोला, ठीक है, यह मामला सुलझ गया है। 3 दिनों में मेरा यान परिवार लोंगक्सीशान खदान को संभालने के लिए किसी को भेजेगा। मैं यान परिवार के मुखिया से भी कृतघ्न न होने का अनुरोध करता हूँ। अलविदा। ऐसा कहकर वह यान परिवार के गुस्से भरे हाव भाव पर ध्यान न देते हुए हॉल से बाहर चले गए। इस समय झाओ शिमाई फैंग चेन के साथ अंदर आई। जब यान किंग ने झाओ शिमाई को देखा तो उसकी आंखों में एक चमकदार रोशनी चमक उठी। कितनी सुंदर छोटी सुंदरता है। हालांकि झाओ शिमाई ने अपना रूप थोड़ा बदल लिया है, फिर भी उनके खूबसूरत चेहरे को छिपाना अभी भी मुश्किल है। बोलते समय उसने झाओ शिमाई को चिढ़ाने के लिए अपना हाथ बढ़ाया। झाओ शिमाई का चेहरा तुरंत ठंडा हो गया। उसने यान किंग का हाथ झटक दिया और ठंडे स्वर में कहा, तुम कौन हो? तुम क्या करना चाहते हो? ओह, वह अभी भी एक हॉट लड़की है। यान किंग का हाथ झटक दिया गया। नाराज होने के बजाय वह और भी ज्यादा उत्तेजित हो गया और उसका हाव भाव और भी अश्लील हो गया। हाँ, मास्टर यान, मैं इस छोटी सी सुंदरता को 3 दिनों में यहाँ भेज दूंगा ताकि मैं खुश रह सकूं। इतना कहकर वह जोर से हंसा और अहंकार पूर्वक चला गया। झाओ शिमाई ने उन्हें जाते हुए देखा और थोड़ा उदास होकर यान झोंक से पूछा, दादाजी यान, वे कौन हैं? ये देखकर कि यह झाओ शिमाई थी, यानसोंग ने मुस्कुराते हुए कहा, माई, तुम वापस आ गई। वे लोग यान परिवार से हैं, उनकी चिंता मत करो, मैं उनका ख्याल रखूंगा। लेकिन एक व्यक्ति ने गुस्से से कहा, मास्टर, ये भेड़ परिवार बहुत घमंडी है। चलो उनसे लड़ें। ये सही है, हमने उस समय यान परिवार की बहुत मदद की थी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यान परिवार ने हमें पैसे वापस नहीं किए, लेकिन वे वास्तव में मेरे यान परिवार को निगलना चाहते थे। ये कैसी इच्छाधारी सोच है? मास्टर, अब और रुकना बेकार है। वे बस हमें कार्रवाई करने के लिए मजबूर करना चाहते हैं ताकि वे मेरे यान परिवार को हड़प सकें। सबने आक्रोश से कहा। यान परिवार, झाओ शिमाई कई बार वहां आ चुका है, इसलिए उसे इसके बारे में थोड़ा बहुत पता है। यान परिवार का बहुत सम्मान करता था। वे इतने अहंकारी कब हो गए? ठीक है, यान झोंग ने भारी सिरदर्द के साथ कहा, हम इस पर बाद में चर्चा करेंगे। मैं लोनशी खदान को आसानी से नहीं सौंपूंगा। चलो बस छोड़ दें। जब सबने ये देखा तो एक एक करके चले गए। दादाजी यान, आखिर क्या हो रहा है?
झाओ शिमाई ने पूछने से पहले सभी के जाने का इंतजार किया। आपको इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं इसे स्वयं संभाल सकता हूँ। यानसोंग नहीं चाहता था कि झाओ शिमाई इसमें शामिल हो। उसने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारे पास मेरे घर आने का समय कैसे आ गया? क्या तुमने नहीं बताया कि तुम्हें हिरासत में लिया गया था? मैं चुपके से बाहर भाग गया। झाओ शिमाई ने अपनी मीठी जीभ बाहर निकाली। आप? यानजोंग असहाय होकर मुस्कुराया, उसका चेहरा दयालुता से भरा था। दादाजी यान, अगर इसे हल करना वाकई मुश्किल है तो मुझे ही क्यों नहीं करने देते? झाओ शिमाई ने सावधानी से कोशिश की। नहीं, यानजोंग ने दृढ़ता से कहा, भले ही मैं मर जाऊं, मैं उस पुरानी चीज की भीख नहीं मांगूंगा। ये सुनकर झाओ शिमाई असहाय हो गया। यानसोंग और झाओ पिंगफान दरअसल एक ही पीढ़ी के हैं। वे बचपन में मिले थे और उनके बीच काफी गहरा रिश्ता है। ये झाओ पिंगफान ही था जिसने झाओ शिमाई से यानजोंग को अपने गॉडफादर के रूप में मान्यता देने के लिए कहा था। बात बस इतनी सी है कि दोनों दोस्त भी हैं और दुश्मन भी, और एक दूसरे से ज्यादा जिद्दी भी। यानजोंग स्पष्ट रूप से झाओ पिंगफान के शब्दों पर भरोसा करता है और अब वह ग्रैंडमास्टर क्षेत्र में है। लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया और स्वयं ही कोई रास्ता निकालने पर जोर दिया। ये कौन है? इस समय यानजोंग ने फैंग चेन को देखा। वह मेरा दोस्त है, झाओ शिमाई ने परिचय कराया। यानजोंग ने फैंग चेन को ऊपर से नीचे तक देखा और सिर हिलाया। ये काफी प्रभावशाली है कि उसके पास इतनी कम उम्र में झोंग युआन क्षेत्र का चौथा स्तर है। फिर उसने झाओ शिमाई की ओर देखा। क्या आप एक ताओवादी साथी हैं? झाओ शिमाई का चेहरा अचानक लाल हो गया और उसने जल्दी से कहा, नहीं नहीं, हम सिर्फ दोस्त हैं। झाओ शिमाई का चेहरा हल्का लाल हुआ देखकर यानजोंग का दिल थोड़ा हिल गया। इस लड़की का व्यक्तित्व सरल है, वह लापरवाह है और साथ ही थोड़ी घमंडी भी है। उसके साथियों में उसका लगभग कोई दोस्त नहीं है, लेकिन उसे इस साधारण से दिखने वाले लड़के की परवाह थी। क्या वह वाकई उसे पसंद करती थी? इससे यानजोंग ने थोड़ी सतर्कता के साथ फैंग चेन की ओर देखा। लड़की का व्यक्तित्व सरल है और वह नहीं चाहता कि वह कुछ पुरुषों की मीठी बातों से धोखा खाए।